हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने एमएमई 2 में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 में क्लास नंबर 4th। और क्लास नंबर 4th में आज हम लोग सीखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। वैसे लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रो तो आपको दे दिया था पार्शियल डेरिवेटिव का, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का खाली निकालना बताया था। लेकिन आज सेकेंड ऑर्डर का भी निकालना सीखेंगे, क्या नोटेशन यूज़ करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, ये सारा कुछ हम लोग इसके साथ थोड़ा फैमिलियर होंगे। और आज के क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव सीख लेना। और ये लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि पार्शियल डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बगैर आप चैप्टर 15 नहीं कर सकते। 16, 17, 18 मतलब कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस जो है वो आप लगा ही नहीं सकते। ये तो माइक्रो मैक्रो में इतना डेरिवेशन में यूज होता है पार्शियल डेरिवेटिव, मत पूछो। तो चलें एक इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझने की बारी है। जब समझ में आ जाएगा तो फिर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, मैंने ले लिया 3y²। अब देखो 3y² ले लिया, तो मैंने बताया था नोटेशन डेल z बाई डेल x लिखते हैं, या फिर लिख सकते हैं जेड एक्स डैश। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये एफ एक्स वाई इज इक्वल टू है, तो हम एफ एक्स डैश भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई होता है, तो फिर हम उसको एफ एक्स डैश भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी नोटेशन होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इसमें किसी एक चीज को कांस्टेंट मानते हैं। किसको कांस्टेंट मानते हैं? जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y को। बिल्कुल सही जवाब है, तो y को मानते हैं। इसको कहा जाता है पार्शियल। जब हम पार्शियल सोच रहे हैं तो y मेरे लिए कोई वेरिएबल नहीं है, y कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो आप 2 मान लो y को, अब हर जगह आपको y की जगह पे 2 दिखेगा, ठीक है। तो एफ एक्स डैश करोगे तो यहाँ तो x है, तो जहाँ जहाँ x है सिर्फ वहीं वहीं डिफ्रेंसिएशन होगा, बाकी जगह 0 हो जाएगा। एक्स क्यूब है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x², और 3y² है, इसमें कोई x नहीं है बच्चे, तो इसका क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब देखो डेल z बाई डेल y निकाल सकते हैं, या फिर जेड एफ वाई डैश, या फिर एफ वाई डैश। तो अब इसमें उल्टा होगा। अब x हमारे लिए एक कांस्टेंट जैसा रहेगा, y का डिफरेंशिएशन होगा। इसमें तो कोई भी y नहीं है ना, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 0, और 3y² का क्या हो जाएगा? 6y। इजी है। अब देखो ये दोनों हो गए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने जानबूझ करके बहुत इजी एग्जांपल लिया कि आसानी से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, और कोई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वेरिएबल ही दो है, एक्स और वाई। तो उन्हीं दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव होगा, एफ एक्स डैश और एफ वाई डैश। अब सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं। अब देखो सेकेंड ऑर्डर को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखना। डेल टू जेड डेल एक्स टू, देखो नोटेशन जैसे मैंने लिखा है वैसे ही। डेल और जेड के बीच में आ रहा है ऊपर में, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू इसको पढ़ते हैं, या फिर जेड एक्स एक्स डबल डैश, या फिर एफ एक्स एक्स डबल डैश। और बुक में तो डबल डैश भी हटा देते हैं आगे चल करके ना, अभी तो स्टार्टिंग है, आप पढ़ रहे हो तो डैश लगाने की हैबिट डालो, आगे चल करके तो ये भी हट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये होता है, अब ध्यान से देखो, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू का मतलब है कि पहली बार में तो एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ ही था, दूसरी बार में भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यानी फर्स्ट टाइम एक्स के रिस्पेक्ट में और सेकेंड टाइम भी एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको कहीं पे लिख लो, फर्स्ट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बता रहा है सेकेंड टाइम, बाहर में लिखा जाता है सेकेंड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर हम इसको जेड एक्स एक्स डबल डैश लिख सकते हैं, या फिर हम इसको एफ एक्स एक्स डबल डैश लिख सकते हैं। तो इसके लिए डेल बाई डेल एक्स के अंदर में फर्स्ट ऑर्डर को डालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर हमारा आया हुआ है, ये रहा 3x²। 3x² को इसके अंदर बच्चे पुट करेंगे, और फिर इसका जब दोबारा x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x।
क्लियर? नोटेशन आया समझ में? अब ऐसा ही कुछ नोटेशन y के लिए बनेगा कि पहली बार y किया था, एक बार और y के रिस्पेक्ट में कर ले। भाई डिफरेंशिएट तो हम मेनी टाइम भी कर सकते हैं ना, आपने पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था d2y/dx2, क्लास 12th में तो पढ़े हो गए या 11th में, d d3y/dx3। वही चीज हो रहा है, बस पार्शियल के टर्म्स में हो रहा है। वो टोटल कहलाता है और ये पार्शियल के टर्म्स में हम लोग कर रहे हैं। तो डेल टू जेड बाई डेल वाई टू को लिखेंगे डेल बाई डेल वाई, और पहले से जो जेड का एक बार वाई हो रखा है उसको दोबारा वाई में, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम। या फिर हम इसको जेड वाई वाई डबल डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एफ वाई वाई डबल डैश भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल वाई, और ब्रैकेट में पहला डेरिवेटिव डालेंगे। कहाँ रहा पहला डेरिवेटिव? दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव 6y। तो इसके अंदर डाल देंगे हम लोग क्या? 6y। अब 6y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x तो है ही नहीं, 6 आ जाएगा। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आई बात? अब अभी तक सेकेंड ऑर्डर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले x किया है तो दोबारा भी x के रिस्पेक्ट में किया, पहले y किया तो दोबारा भी y ही किया। लेकिन बच्चे ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि पहले x तो दूसरी बार भी x। पार्शियल डेरिवेटिव कहता है कि पहले x और दूसरी बार में y भी हो सकता है। अब इसको कैसे लिखोगे? डेल जेड बाई डेल एक्स, और बाहर से लगाया डेल बाई डेल वाई। ठीक है, जेड एक्स वाई डबल डैश, या फिर एफ एक्स वाई डबल डैश। अब ध्यान से देखो इसमें चल क्या रहा है सिस्टम। इधर तो ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है ना, ये 1 होता है फर्स्ट टाइम, ये होता है सेकंड टाइम। लेकिन जब ऐसे लिखते हैं तो अब जेड के क्लोज वाला हो जाता है फर्स्ट और ये हो जाता है सेकंड। समझ में आ रही है बात? मतलब जो जिसके क्लोज होता है, यहाँ पर देखो तो अभी जेड के क्लोज में एक्स है, जेड के क्लोज में एक्स है, इसलिए इसको पहला मौका मिला। इधर जेड एक्स है, इधर एफ एक्स है। तो ऐसा भी हो सकता है, इसको कहते हैं क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। क्रॉस मतलब अगर पहले एक्स है तो वाई, उल्टा भी चलेगा, वाई को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, वो भी सेकेंड ऑर्डर एक आएगा भी। पहले इसको तो कर लें, डेल टू जेड बाई डेल एक्स, फिर ऊपर से डेल वाई, यानी डेल बाई डेल वाई लगाएंगे किसके ऊपर? डेल जेड बाई डेल एक्स के ऊपर। तो डेल बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल एक्स कितना है? ये रहा 3x²। 3x²। अब बोलो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई y ही नहीं है। 3x² को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर करेंगे हम लोग डेल टू जेड, दूसरे कलर से करते हैं, डेल टू जेड, डेल टू जेड बाय डेल वाई, और फिर इधर में आ गया डेल एक्स। डेल टू जेड बाय डेल वाई और डेल एक्स, मतलब पहले हो रखा है y के रिस्पेक्ट में और फिर उसके ऊपर लगा रहे हैं x। आपको नोटेशन पता है, क्या लिखेंगे? जेड वाई पहले लिखेंगे, फिर x, इधर एफ वाई, फिर x। देखो तो जब इसको निकालोगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई, तो यह आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स किसके ऊपर? डेल जेड बाई डेल वाई के ऊपर। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल वाई कहाँ है? निकाला हुआ है हमने। हाँ जी, ये रहा 6y, दिख रहा है? इस 6y को यहाँ पुट कर देंगे, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू x अब क्या हो जाएगा? 0। तो ध्यान से देखो कि हमारे पास कितने हैं सेकेंड ऑर्डर के। सेकेंड ऑर्डर के कितने आ गए? एक तो आ गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, मतलब पहले x दूसरी बार भी x। एक आ गया डेल टू जेड बाई डेल वाई टू, मतलब पहले y फिर दूसरा भी y। अब एक आ गया डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, पहले x फिर सेकेंड टाइम y।
फिर उल्टा आएगा डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, मतलब पहले वाई और फिर एक्स, 4 हो गए। तो ध्यान से देखो, जेड एक्स एक्स डबल डैश जेड वाई वाई डबल डैश आर सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। डायरेक्ट इसलिए, सेकेंड ऑर्डर के डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, मतलब जो पहले बार में था वही दूसरे बार में भी वेरिएबल सेम रहा। लेकिन जेड एक्स वाई डबल डैश जेड वाई एक्स डबल डैश ये दोनों कहलाते हैं आर क्रॉस। क्रॉस मतलब पहले एक्स तो फिर वाई और फिर इस तरीके से, अरे यार, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, कुछ ऐसे बना दो। क्रॉस का मतलब है एक्स तो वाई, वाई तो फिर एक्स, इसलिए क्रॉस हो गया। तो आर क्रॉस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के तो 2 ही हो गए और सेकेंड ऑर्डर वाले कितने हो गए, 4 हो गए। अच्छा, कुछ आपने एक बात नोटिस की है कि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है हमेशा। देखो ना यहाँ भी डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स और ये डेल एक्स डेल वाई, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये रूल है बच्चे, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेम ही होगा, सेम होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ई कॉर्नर्स में कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा ही नहीं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही हर बार मिलेगा। तो हर बार आपका एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स दोनों सेम आने वाला है, कभी भी अलग नहीं आएगा। क्लियर बच्चे? अब दे बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन एक, सबको आ गया समझ में? एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इफ, पहले थोड़ा सा इजी देते हैं फिर एक टफ वाला देंगे। चलो, इफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7x क्यूब वाई टू द पावर 5 प्लस 4x 5 y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 20, इसमें आपको सारे निकालने हैं। जेड एक्स डैश निकालना है, जेड वाई डैश निकालना है, जेड एक्स वाई डबल डैश, जेड वाई एक्स डबल डैश और जेड एक्स एक्स डबल डैश, जेड वाई वाई डबल डैश। अभी तो फिलहाल आपको फर्स्ट ऑर्डर निकाल करके मुझे बताओ कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है। फर्स्ट ऑर्डर जब हो जाए तो आप लोग मुझे बोलोगे, फिर हम करेंगे, फिर आप लोग मैच करोगे, उसके बाद से एक 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 करके चारों को करेंगे, ठीक है? तो करो आप, जेड एक्स डैश और जेड वाई डैश निकालो। तो सभी बच्चों ने जेड एक्स डैश और जेड वाई डैश निकाल लिया है, सबका रिप्लाई मुझे आ गया, तो चलो करते हैं और आप लोग मैच करना। तो देखो, जब जेड एक्स डैश करेंगे तो इसका तो होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, बाकी इनका इनका तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट है। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर 3 और वाई स्क्वायर को आप बाहर लिख दोगे और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। इधर 7y टू द पावर 5 को लिख देना और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर 4 और y क्यूब को लिख देना, x टू द पावर 5 का हो जाएगा 5x टू द पावर 4, 12y स्क्वायर का 0, 20 का 0। तो फाइनली आ जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर एक्स प्लस 7 3 जा 21 y टू द पावर 5 x स्क्वायर प्लस 20 x टू द पावर 4 y क्यूब। दैट्स इट। अब जब आप जेड वाई डैश निकालोगे, जब जेड वाई डैश निकालोगे तो क्या होगा, इसका 0, इसमें इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका निकलेगा, इसका 0। तो पहले वाले का एक्स क्यूब में देर इज नो वाई, तो पूरा का पूरा एक्स क्यूब ही कांस्टेंट हो जाएगा, 0 कर दिया। इधर क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y, 3x स्क्वायर इंटू 2y, इधर हो जाएगा 7x क्यूब इंटू 5y टू द पावर 4, फिर आ जाएगा 4x टू द पावर 5, 3y स्क्वायर।
प्लस 12 टू जा 24 वाई और 20 का क्या आ गया 0, तो ये आ गया 6x स्क्वायर वाई प्लस 7 5 जा 35 एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस 4 3 जा 12 एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर प्लस 24 वाई। आ गया? फर्स्ट ऑर्डर सबका मैच कर गया? ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर की बारी आ रही है। सेकेंड ऑर्डर अब आप लोग ट्राई करो, पहले ये करना फिर ये करना तब इन दोनों को करना, ठीक है, क्योंकि ये इजी होंगे। पहले जेड एक्स एक्स और जेड वाई वाई डैश सामने में दिख ही रहा है, जेड एक्स डैश और जेड वाई डैश, इसी को तो लेकर के आगे बढ़ना है। करो आप लोग सभी को, ट्राई करो खुद से, क्योंकि आपको सीखना है। मेरे को कहोगे तब तो 2 मिनट के अंदर में निकल जाएगा, लेकिन आप लोग निकालोगे नहीं तो फिर आएगा कैसे, क्वेश्चन कैसे होगा? तो करो, जल्दी करो अभी। हाँ जी बच्चे, अब सेकंड डेरिवेटिव भी सारे बच्चों ने निकाल लिया है, तो जरा आप लोग रेडी हो जाए मैच करने के लिए। जेड एक्स एक्स डबल डैश में जो ये थे फर्स्ट ऑर्डर के, इन्हीं को दोबारा एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। दोबारा जब एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, इसका x का होगा 1 तो ये आ जाएगा 6y स्क्वायर। इधर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 42y टू द पावर 5x। इसका करोगे तो 4x क्यूब तो 80x क्यूब y क्यूब, ठीक है। ये हो गया जेड एक्स एक्स डबल डैश। फिर आएगा जेड वाई वाई डबल डैश। जेड वाई वाई डबल डैश करेंगे तो वाई वाई डबल डैश करेंगे तो जो पहले y के रिस्पेक्ट में हो चुका है ऑलरेडी, उसको दोबारा y के रिस्पेक्ट में ही करना है। दोबारा y के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो इधर देखो y का हो जाएगा 1 और 6x स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो 6x स्क्वायर। फिर y का करोगे तो 4y क्यूब तो 35 4 जा कितना हो गया 140 x क्यूब, फिर y क्यूब। फिर इधर करेंगे तो 12 x टू द पावर 5 y स्क्वायर का क्या हो गया 2y तो 24 x टू द पावर 5 फिर y। 24 y का क्या हो गया 24, सबका सेम आ रहा है, जेड एक्स एक्स डबल डैश और जेड वाई वाई डबल डैश, ठीक है। अब जब आप जेड एक्स वाई डबल डैश करोगे तो अब करना क्या है कि x इज क्लोज टू जेड देन y कम्स, तो जेड एक्स डैश को आप y के रिस्पेक्ट में करोगे। ऐसे लिखा तो नहीं जाता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स को एक बार लिखना पड़ेगा, ये रहा। तो 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर एक्स। अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप थोड़ा अपना टाइम लेकर के स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना, तो जब हफ्ते या 10 दिन बाद देखोगे नोटबुक तो भी समझ में आएगा। अचानक से लिख दोगे तो समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो ना। y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x स्क्वायर का 0, इसका होगा तो 6 और x कांस्टेंट हो जाएगा और y स्क्वायर का 2y तो 12xy। इसका करोगे तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 5y टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 105 y टू द पावर 4 यानी x स्क्वायर y टू द पावर 4। इधर क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर तो 60 x टू द पावर 4 y स्क्वायर, सबका सेम आया ये। अब नेक्स्ट करते हैं जेड वाई एक्स डबल डैश, तो y इज क्लोजर टू जेड देन x कम्स, तो इसका मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में बाद में किया जाएगा, पहले y वाला आएगा, तो y वाला पहले लिखेंगे। ये रहा y वाला डेरिवेटिव, ये पूरा जो मैंने ब्लू से हाईलाइटेड से अंडरलाइन किया हुआ है, इसको कॉपी कर देंगे बच्चे। एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 प्लस 12 एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर प्लस 24 वाई। अब देखो x के रिस्पेक्ट में होना है इसका, तो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा और 24y का तो 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 2x और 12xy। इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर और 35 3 जा कितना होता है 105 होता है, x स्क्वायर y टू द पावर 4।
इसका करेंगे तो 5x टू द पावर 4 12 5 जा 60 x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर और इसका हो जाएगा 0। अब जरा टर्म बाय टर्म आप मैच करो 12xy ओके। 105x स्क्वायर वाई टू द पावर 4 ये भी सेम है। 60x टू द पावर 4 वाई स्क्वायर ये भी सेम है। तो हम लोगों ने देखा ना कि zxy डबल डैश इज इक्वल टू zyx डबल डैश, दोनों सेम है। तो ये तो खैर ऑब्जर्व की बात हो गई, ऑब्जर्वेशन की बात हो गई। ये पूछेंगे नहीं आपसे, अगर पूछेंगे तो ही आपको लिखना है ये स्टेटमेंट, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि मैम हर क्वेश्चन में लिखती थी हमें भी लास्ट में लिखना है, वैसे नहीं करना। बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, जितना इंस्ट्रक्शन दिया होगा जितना पूछा जाएगा उतना ही काम करना है। खाली सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे तो इट इज़ योर आंसर, दिस इज योर आंसर, देन दिस, ये 4 हैं आंसर बस। ये आया समझ में? अब एक है यंग एंड स्वर्स थ्योरम। ध्यान से सुनो इनका क्या कहना था कि मान लो मतलब x और y कब आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो ना, यहाँ पहले x आया बाद में y आया, पहले y आया बाद में x आया, पहले और बाद का कोई चक्कर नहीं है। कितनी बार आ रहा है, हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है, कितनी बार आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी अगर कोई फंक्शन है मैंने 2 बार x किया 3 बार y किया और z को कितनी बार ले लो, 4 बार ले लो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक्स वाई जेड का वेरिएबल है मेरा, कितने ऑर्डर का भी डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो, 20th डेरिवेटिव भी हो सकता है, 100th डेरिवेटिव भी हो सकता है। अब ये प्लेस देखो, पहले एक्स को मौका मिला, सेकेंड टाइम में वाई को, तीसरी बार में जेड को। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कभी आ सकता है। बस काउंटिंग याद रखना कि एक्स 2 बार आना चाहिए, वाई कितनी बार, 3 बार आना चाहिए और जेड कितनी बार है, 4 बार आना चाहिए। समझ में आ गई बात? मतलब यही है। तो प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट काउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट, कि कितनी बार हो रहा है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ओके बच्चे, अब चलो एक अब अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इफ जेड इज इक्वल टू, इसमें भी हम आपको 2 मिनट टाइम देंगे अटेम्प्ट का और फिर उसके बाद से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपको जेड एक्स डैश निकालना है, सारे मतलब निकालने ही हैं, जेड एक्स डैश, जेड वाई डैश, जेड एक्स एक्स डबल डैश, जेड वाई वाई डबल डैश, जेड एक्स वाई डबल डैश, और जो जेड एक्स वाई आएगा वही जेड वाई एक्स डबल डैश भी हो जाएगा। तो अब हर बार आपको ये दोनों अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही निकालोगे और डेट विल बी योर आंसर। चलो निकालो तो इसको जल्दी। तो काफ़ी सारे बच्चों ने कर लिया है, अब जरा हम करते हैं और आप लोग अपना अपना सोल्यूशन मेरे से मैच करो। रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी, लाइव वाले बच्चे तो करते ही हैं, वहाँ तो उनको टाइम दिया जाता है ना, पॉज कर देते हैं स्क्रीन को, लेकिन जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं उनको पॉज खुद से करना है और फिर ट्राई करके फिर मैच करना है। तो z इज इक्वल टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब आप जेड एक्स डैश करोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, और लॉग अगर किसी भी फंक्शन का होता है तो लॉग का इफेक्ट क्या नजर आता है, पहले तो ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा नीचे में क्योंकि इसके ऊपर लॉग अप्लाई था, और फिर ब्रैकेट का होगा डेल बाय डेल एक्स, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0, फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया हमारा जेड एक्स डैश। अब जेड वाई डैश निकालते हैं बच्चे, ध्यान देना। फिर उसके बाद एक ट्रिक बताएंगे आपको, जेड वाई डैश पहले निकाल लो फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जेड वाई डैश इज इक्वल टू, पहले इसका फिर से वैसे ही 1/2 कांस्टेंट, लॉग की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। देखो ना 2 कैंसिल। कुछ नोटिस कर रहे हो, जैसा ऊपर वाला रिजल्ट आया है वैसा ही ये भी आया। इन दोनों में कुछ आपको नोटिस हो रहा है या नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर सेम न्यू। तो क्या फर्क है कि ये फंक्शन ना सिमेट्रिक है। थोड़ा सा साइड में हम आपको बताते हैं सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कि z इज सिमेट्रिक
दोनों एक्स और वाई में, क्योंकि अगर हम रिप्लेस कर दें ऑन रिप्लेसिंग एक्स विथ वाई एंड, ये सीधा इंटरचेंजिंग लिख देते हैं, ऑन इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई, जहाँ जहाँ इंटरचेंजिंग, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई डाल देंगे, ऑन इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई। इफ जेड इज सेम तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा, और अगर सिमेट्रिक होगा तो इसके हर रिजल्ट में आप एक्स को वाई से रिप्लेस कर सकते हो। देखो तो जरा चेक करके, 1/2 ln एक्स की जगह वाई डाल देंगे और वाई की जगह एक्स डाल देंगे, सेम ही तो है, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करो या वाई स्क्वायर, सेम है। ओ यार ये क्या खुल गया, सो इज सिमेट्रिक। अब अगर सिमेट्रिक है, ये देख करके आपको पता लग जाएगा, आपको शो करने की जरूरत नहीं, आप बस एक लाइन लिखोगे कि सिंस ऑन इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई द जेड इज सेम, देयर इज नो चेंज इन जेड, एक डिजिट का भी फर्क नहीं है, प्लस माइनस का भी फर्क नहीं है, तभी हम कहेंगे जेड इज सेम। तो फिर सीधा हम लोग को ये इतना निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा लिख सकते थे हम लोग, क्या लिख सकते थे कि जेड वाई डैश इज इक्वल टू, देखो ना एक्स की जगह वाई, तो यहाँ भी एक्स की जगह वाई और एक्स की जगह वाई कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो सॉरी वाई स्क्वायर बोल दिए, एक्स की जगह वाई आएगा, देखो सेम टू सेम आ गया। अब कहोगे मैम फर्स्ट ऑर्डर में इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, सेकेंड ऑर्डर में बड़ा हेल्प करता है ये। अभी देखो कैसे, फर्स्ट ऑर्डर क्लियर है सबको, सेकेंड ऑर्डर पे चले। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर था जेड एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम लोग जेड एक्स एक्स डबल डैश निकालेंगे तो अब एक्स ऊपर भी है और एक्स नीचे भी है, कौन सा रूल लगेगा, एक्स का फंक्शन ऊपर भी एक्स का फंक्शन नीचे भी है, तो कौन सा रूल लगता है, सब भूल गए हो डिफरेंशिएशन में, कोशेंट रूल लगेगा। वेरी गुड। तो देखो कोशेंट रूल में क्या होता है, याद है आपको, u बाई वी का डैश करते हैं तो v स्क्वायर फिर v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश, तो नीचे में v हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर v लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर डेल बाई डेल एक्स करेंगे किसका, न्यूमरेटर का, माइनस फिर न्यूमरेटर को लिख देंगे और डेल बाई डेल एक्स किस पे लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ये आपको डेल बाई डेल एक्स लिखने की हैबिट डाल लो, नहीं तो सेकेंड ऑर्डर में ना आप कंफ्यूज कर जाओगे। आपको जब y दिखेगा तब y का कर दोगे, जब x दिखेगा तो x का कर दोगे, सारे बच्चे स्टार्टिंग में करते हैं, इसलिए आपको ये हैबिट डाल लेनी है। उससे क्या होगा कि बिल्कुल ये जो है ना, ये डेल बाई डेल एक्स, ये आपको याद दिलाता रहेगा कि भाई x का तो होगा लेकिन इस y का हो जाएगा 0। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का तो हो गया 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 0, नीचे में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इतना टाइम लगा ना, इतना ही टाइम लगेगा आपको जेड वाई वाई डैश निकालने में भी, इतना ही टाइम लगेगा, हो सकता है अभी आपको मेरे से ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि स्टार्टिंग है, लेकिन सिमेट्रिक है तो सीधा देखो ना, बस y को x, इसको x डाल देना है, इसको y डाल देना है, नीचे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इंटरचेंज करने से। देखो सीधा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, एज जेड इज सिमेट्रिक। क्लियर, आप निकाल करके देखना जेड वाई वाई डबल डैश यही आएगा। अच्छा इसमें एक और पार्ट था, ऑल्सो शो डैट del 2 z बाई del x2 प्लस del 2 z बाई del y2 इज इक्वल टू 0, ये भी था पार्ट। अब जब सेकेंड ऑर्डर हमने निकाल लिया है और दोनों आ चुके हैं हमारे पास, del 2 z बाई del x2, यही तो है ना del 2 z बाई del x2, और ये है del 2 z बाई del y2।
दोनों को जरा ऐड करके देखिए, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। ये वही चीज़ है जो अभी हमने निकाला है, जेड एक्स एक्स डबल डैश, जेड एक्स एक्स डबल डैश प्लस जेड वाई वाई डबल डैश। एक बार जरा ऐड करके देखते हैं, नीचे कर लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, कई बच्चे तो समझ भी गए होंगे, लेकिन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये लो भाई सारे कैंसिल हो गए, जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अभी भी कुछ रहता है, क्वेश्चन का कौन सा पार्ट रहता है? कुछ हमने नहीं निकाला है, बताओ क्या नहीं निकाला है? हाँ, जेड एक्स वाई डबल डैश नहीं निकाला है, और जब ये निकालेगा तो जेड वाई एक्स डबल डैश भी सेम होगा। तो इसके लिए डेल बाई डेल वाई किसके ऊपर लगाएंगे? डेल जेड बाई डेल एक्स के ऊपर लगाएंगे। तो डेल बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स कहाँ है? फर्स्ट ऑर्डर, ये रहा। ओहो, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर। एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब जो पहले था डेल जेड बाई डेल एक्स, अब उसको डेल बाई डेल वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम करना है। तो नीचे हो जाएगा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इधर रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर करेंगे डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स करेंगे, एक्स का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? जीरो, पूरा ही चीज जीरो हो जाएगा एक्स। और यहाँ पर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? जीरो, और इसका आ जाएगा टू वाई, तो टू वाई, और नीचे तो है ही हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये आ गया माइनस टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ये हमने एक्स वाई निकाला है, सिमेट्रिक है, तो आप जेड वाई एक्स डबल डैश निकालोगे, तो इसकी जगह वाई डालोगे, इसकी जगह एक्स डालोगे, कोई फर्क पड़ रहा है? ये आ जाएगा, होगा तो सेम चीज, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से देख लिया हमने, सिमेट्रिक वाले रूल से भी देख लिया, और ऐसे भी हमें पता है कि एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स डबल डैश क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अभी देखो, अभी बहुत केयरफुली हमने हर जगह डबल डबल डैश लगाया है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पेपर में या बुक में या किसी दूसरे राइटर की बुक में, अगर आप पढ़ने के शौकीन हो, लाइब्रेरी जाते हो, किसी इंडियन राइटर की बुक निकालते हो, या आपके कॉलेज के टीचर या कहीं भी हो सकता है, सीधा वो लोग एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई ऐसे ऐसे सीधा सीधा लिख देंगे, कोई डैश नहीं लगाएंगे, तो वो गलत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, सबको पता है। लेकिन थोड़ा नीचे और थोड़ा छोटा लिखना, सब स्क्रिप्ट लगना चाहिए, वो डैश नहीं भी होगा तो भी चलेगा। क्लियर? अब देखो, पार्शियल डेरिवेटिव तो मैंने बहुत करा दिया, अब पार्शियल डेरिवेटिव तो होता ही रहेगा अब हर क्लास में। तो अगर थोड़ा बहुत अगर लगता है कि अभी फिनिशिंग टच नहीं आया है, तो आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, आप वहां से ट्राई कर सकते हो। नहीं तो हर क्लास में करते करते दो चार क्लास बाद आपका पूरा पक्का हो ही जाएगा ये, क्योंकि हर क्वेश्चन में अब हमें निकालना है क्या, डेरिवेटिव, हर क्वेश्चन में। अब हर क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव चलता रहेगा। अभी जैसे देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट प्लेन, उसमें भी देखना यही बात होगी। तो हेडिंग देना टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन की क्या जरूरत पड़ गई? टेंजेंट लाइन तो सुना था हमने, टेंजेंट प्लेन भी होता है क्या? 2D में पढ़ा था ना कि ये कर्व है, जो a straight line which touches the curve at a single point is called tangent line। तो ये सब ना पेपर पे होता था, 2D में होता था ये सब, एक प्लेन पे, जो कि हमारा पेपर का या नोटबुक का शीट होता था। लेकिन अब हम सोचेंगे तो अब हम 3D में सोच रहे हैं। इन 3D
इन 3D। सपोज करो ये मेरा हैंड आप देख रहे हो, अब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए, तो देखो ये पेन इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट है, इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट है, इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है ना। अब देखो ये पूरा प्लेन, ये देख रहे हो आप, प्लेन आपको दिख रहा होगा, ये पूरी की पूरी प्लेन ही टेंजेंट हो गई, प्लेन भी एक ही पॉइंट पे टच करके निकल रहा है 3D के कर्व पे। नहीं समझ में आया तो एक दूसरा डायग्राम देखो, हम पेपर पे भी समझा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये एक कैप है या अम्ब्रेला है, कुछ भी मान लो, अम्ब्रेला है और आप ऐसे होल्ड कर रहे हो, अम्ब्रेला का एक टॉप पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट ये भी होगा, टेंजेंट ये भी होगा, टेंजेंट ये भी होगा, बहुत सारे टेंजेंट बन जाएंगे, सब ऊपर ऊपर जाएंगे, सारे लाइन टेंजेंट होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसलिए 3D में हम लोग टेंजेंट लाइन नहीं कहते हैं, क्योंकि टेंजेंट लाइन तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। वैसे मैंने अम्ब्रेला ऐसे बनाना चाहिए था, नहीं बचपन में ड्राइंग किया था, अब पता नहीं क्यों नहीं बनाए। बचपन में अम्ब्रेला बनाने का बहुत शौक था, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर रेनबो वाले डालते थे, बहुत बचपन की बात कर रहे हैं। तो में पढ़ाई में किसको मन लगता है, यही सब में मन लगता है। यहाँ देखो, हाँ जी, तो अब इस पे देखो, टेंजेंट प्लेन, आप अगर इमेजिन करो कि अम्ब्रेला के ऊपर अगर आप अपनी नोटबुक को डाल दोगे बिल्कुल मैक्सिमम वाले पॉइंट पे, वैसे वर्ड मुझे मैक्सिमम अभी नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ सकते हो, अगर मैंने डाल दिया तो ये भी एक टेंजेंट ही होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट प्लेन। तो 3D में टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर विल बी सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस, सो वी टॉक अबाउट टेंजेंट प्लेन, जिसमें सारे लाइन अपने आप आ जाएंगे। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, सपोज करो कि ये है हमारा 3D का कर्व एंड दिस पॉइंट इज x नॉट, y नॉट, z नॉट, और इस पे हम लोग टेंजेंट प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इस पे जो टेंजेंट प्लेन की बात कर रहे हैं तो उसका इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन विल बी, जैसे पहले टेंजेंट लाइन के लिए एक पॉइंट हमें गिवन होता था x नॉट y नॉट, है ना, और इसका स्लोप गिवन होता था f डैश या dy बाई डी एक्स, कुछ भी ले लो स्लोप। हम लोग टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते थे ना, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट और x माइनस एक्स नॉट। उसी से कुछ मिलता जुलता है यहाँ पर, उसी से कुछ मिलता जुलता है यहाँ, हाँ तो उसी से मिलता जुलता है। अब बस वहां पर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता था, वहां पर y एज अ फंक्शन ऑफ x होता था, यहाँ पर z एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों है। थोड़ा थोड़ा बस उसी को एक्सपैंड कर दो, थोड़ा सा दायरा अपना बढ़ाओ सोचने का। अब होगा z माइनस जेड नॉट, और अब डेरिवेटिव हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है एफ एक्स डैश, उसके साथ आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, और एक है एफ वाई डैश, तो उसके साथ आ जाएगा y माइनस वाई नॉट। है ना इजी, याद हो गया होगा अभी तो आपको कॉन्सेप्ट से। यही काम हमें करना होता है टेंजेंट प्लेन के लिए। इससे भी क्वेश्चन आने के 50-50 चांस होते हैं। अब हर टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता ना, क्वेश्चन पूछेंगे तो कुछ टॉपिक को तो इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर कितना लेंदी हो जाएगा, 1 महीने का पेपर ही देते रह जाओगे। इसलिए कुछ टॉपिक को इग्नोर किया जाता है, तो ये टॉपिक 50-50 में आता है, इसलिए मैंने इस पे 3 स्टार नहीं दिया। कभी पूछ भी सकते, कभी नहीं भी पूछ सकते, या ऑल्टरनेट ईयर पूछ देते, 1-2 साल पे कभी पूछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर दो और पढ़ो ही नहीं, इससे आता जरूर है, लेकिन बहुत 100% मतलब इससे नहीं आता, डोमेन से तो आना ही आना है क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent plane at 115 for fxy is equal to x square plus 2xy plus 2y square।
तो बच्चे बताओ फंक्शन क्या है हमारे पास, ये है फंक्शन। और फिक्स्ड पॉइंट भी हमें दे रखा है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वही तो होता है ना एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। तो आप पूरा लिखोगे हेयर द फिक्स्ड पॉइंट इज 115, so let x naught y naught z naught is equal to 115 और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y²। तो एफ एक्स डैश करेंगे, क्योंकि ये भी हमें चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पता है, वो दिमाग में हमारे ये वाला पिक्चर सेट हो चुका है दिमाग में कि भाई आंख बंद किया याद आ गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए लिखते हैं जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स डैश, यानी एफ एक्स डैश निकालना पड़ेगा, फिर एफ वाई डैश भी आएगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं फिर बाद में फॉर्मूला लिख करके उसमें पुट कर देंगे, ऐसे ही होता है ना। एफ एक्स डैश करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चे 2x। अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम से, क्योंकि अभी आपके लिए नया नया है, y तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, y का 0 मत कर देना जल्दीबाजी में। x मल्टीप्लाइड है इसलिए 2y लिखा जाएगा और x का हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे कोई x नहीं है इसलिए इसका हो जाएगा 0। अब एफ वाई डैश निकालेंगे, एफ वाई डैश निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, और y डैश निकालेंगे तो 2xy का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा 1 और 2x कांस्टेंट जैसा लिख दिया जाएगा, और 2y² का हो जाएगा 4y। ओके, अब देखो एफ एक्स डैश एफ वाई डैश आ गया, लेकिन पॉइंट पे निकालना है एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट। एफ एक्स डैश इज इक्वल टू 115 डालना है, जेड तो कहीं है ही नहीं, चलो भाई तो एक्स और वाई की जगह पे 1 डाल देना है। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। इधर एफ वाई डैश भी उसी पे निकालेंगे एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 plus 4 into 1 is equal to 6. And now equation of tangent is given by z minus z naught is equal to fx dash x minus x naught plus fy dash y माइनस वाई नॉट। तो ये हो जाएगा z माइनस जेड नॉट। जेड नॉट इज वॉट, जेड नॉट कितना है, कुछ आप लोग भी तो बताया करो देख करके। जेड 5, चलो जेड नॉट जो है वो है 5, एफ एक्स डैश की वैल्यू कितनी है 4, और x माइनस एक्स नॉट कितना है, x नॉट 1 वाई नॉट 1 जेड नॉट 5, और ये दोनों डेरिवेटिव 4 और 6। तो 1 प्लस एफ वाई डैश की जगह पे 6 y माइनस 1, तो ये आ गया z माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 6y माइनस 6। तो ये आ गया हमारे पास 4x प्लस, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दो फिर एक साइड रखेंगे, z माइनस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 6y माइनस 10। तो 4x प्लस 6y माइनस z is equal to 10 minus 5 5. This is the equation of plane. समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन। ठीक है बच्चे, हेलो, समझ में आया सबको? ठीक है, अब इसका एक जो है ना थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है वो भी हम करवाते हैं, और ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। इसको देने के पीछे का मकसद ये है कि ये अगर आपको क्वेश्चन बता भी दिया जाए कि आपके एग्जाम में आ रहा है, फिर भी वही बच्चा करेगा जो ढंग से पढ़ा हुआ है, जिसने प्रैक्टिस की हुई है। मतलब इसमें थोड़ी सी बारीकियां हैं, वो एग्जाम के एक दिन पहले नहीं हो सकता, नहीं कर सकते बच्चे जो जल्दी में पढ़ते हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं रात भर जग करके,
वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगले दिन एग्जाम में। जो ऑनेस्टली पढ़े होंगे स्टार्टिंग से वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन करने चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आप लगा दो ट्रिपल स्टार। इसी में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है ना, डिजिट चेंज कर देंगे या थोड़ा बहुत फॉर्म चेंज कर देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का एक तरीका ही अलग है टेंजेंट प्लेन का। प्रूव दैट the tangent planes to z is equal to x f y by x। फंक्शन का फॉर्म देख रहे हो, z इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स, इसी फॉर्म में है। फंक्शन f क्या है ये नहीं गिवन है, वो वैसा ही रहेगा। passes through the origin, यानी इनका कहना है कि चाहे आप कोई भी टेंजेंट प्लेन निकालोगे किसी भी पॉइंट पे। अच्छा, इसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट हमें दिया हुआ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, फिक्स्ड पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, जबकि टेंजेंट प्लेन या टेंजेंट लाइन तो किसी एक पॉइंट पे निकलता है। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन टचिंग द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? प्लेन विच टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट। अब पॉइंट भी नहीं गिवन है, अब टेंजेंट निकाले तो कैसे निकालें? क्वेश्चन पढ़ो जरा ध्यान से। प्रूव दैट द टेंजेंट प्लेन्स, एस लगा दिया, प्लूरल फॉर्म है, यानी आपकी जो मर्जी जो पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन जब भी आप ड्रॉ करोगे वो पास करेगा ओरिजिन से। हर टेंजेंट प्लेन ओरिजिन से पास करेगा। तो ऐसे जब हर पॉइंट के लिए निकालना होगा तो अब हम इनफाइनाइट पॉइंट लेकर के इनफाइनाइट टेंजेंट प्लेन निकालेंगे, सब ओरिजिन से सेटिस्फाई करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आर्बिट्ररी एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट अल्फा बीटा गामा, वो जो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट है ना, उसी को अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं, बी एनी पॉइंट। जब हम एनी पॉइंट लिख दिए तो ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा। बी एनी पॉइंट ऑन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई बाई एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पे टेंजेंट निकालना है। तो मान लो ये कर्व है एंड दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा गामा। अब इस पे एक टेंजेंट प्लेन होगा। आप समझ रहे हो 3D में कुछ ऐसे कर्व होगा और यहाँ पे टेंजेंट प्लेन होगा। डायग्राम में आपको ऐसे देखने से लग रहा है, लेकिन आप समझ लो कि सिर्फ उस पॉइंट पे टच करके प्लेन निकल गया है। तो ये प्लेन कहीं ना कहीं किसी लेवल पे 0 0 0 से भी पास कर रहा होगा। समझ में आई बात? यही हमें प्रूव करना है। तो पहले तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई बाई एक्स दिया हुआ है। टेंजेंट प्लेन जब अल्फा बीटा गामा पे निकालेंगे तो उसके लिए भी तो हमें जेड एक्स डैश और जेड वाई डैश चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ जल्दी। टेंजेंट प्लेन तो विदाउट जेड एक्स डैश और जेड वाई डैश पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा। चलो पहले ये निकाल लेते हैं, जेड एक्स डैश निकालेंगे। जेड एक्स डैश निकालेंगे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक बार एक्स और एक बार एफ का। ध्यान से देखें, एक्स को अभी मैंने कांस्टेंट रख दिया, एफ का हो जाएगा एफ डैश वाई बाई एक्स, और फिर वाई बाई एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। बताओ ये किसको किसको नहीं समझ में आया? ये अभी एक पार्ट हुआ है, नेक्स्ट टाइम में इसको कांस्टेंट रखेंगे, एक्स का करेंगे तो 1 एफ वाई बाई एक्स। क्लियर? सबको आया समझ में? ये एक बार और समझाएं। एक्स को कांस्टेंट रखा, फंक्शन का जो था वो एफ डैश लग जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि एफ जो है वो लॉग है, एक्सपोनेंशियल है या क्या है, इसलिए एफ डैश के फॉर्म में ही छोड़ दिया। लेकिन अंदर वाला तो पता है ना कि वाई बाई एक्स है, तो वाई बाई एक्स का जब करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई को तो मैंने लिख दिया, और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वाला तो ईजी है, इसको कांस्टेंट रख दिया और अब इस बार एक्स का किया तो वो हो गया 1। अब जेड वाई डैश करने वाले हैं बच्चे। जेड वाई डैश करोगे तो एक्स कांस्टेंट की तरह कॉपी हो जाएगा, खाली इसका होगा वाई के रिस्पेक्ट में एफ डैश वाई बाई एक्स,
और जब y बाई एक्स का करोगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या लिखना चाहिए बताओ जल्दी। y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा? यानी मुश्किल लग रहा है, रुक जाओ। तो पहले वाले को भी मुझे स्टेप वाइज करने दो, रुक जाओ। इधर देखो, इधर x रखा। जहां पे आपको लगता है ना कि नहीं मैम स्टेप वाइज कर दो या थोड़ा और समझा दो, तो समझाएंगे, बोलोगे तभी तो। ऐसे मुझे सपना थोड़ी आएगा। x अब करेंगे डेल बाई डेल x किसका? f ऑफ y बाई एक्स का। नेक्स्ट टाइम में f y बाई एक्स को रख देंगे और डेल बाई डेल x करेंगे x का। अब रखेंगे x और f का हो जाएगा f डैश y बाई एक्स। और फिर अंदर में जो है फंक्शन के f के अंदर में अब उसका होगा डिफरेंशिएशन। अब इधर f y बाई एक्स और x का 1, ये तो सिंपल था। इधर आ जाएगा x f डैश y बाई एक्स और डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो y को कर दिया कांस्टेंट और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में f y बाई एक्स। देखो ना, एक x कैंसिल हो गया तो बच क्या गया माइनस y बाई एक्स f डैश y बाई एक्स और ये अलग से f y बाई एक्स। अब क्लियर है? और ये सब हमें चाहिए अल्फा बीटा गामा पे, क्योंकि उसी पे टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो साथ ही साथ निकालते भी चलते हैं ना। तो जेड एक्स डैश क्या आ जाएगा अल्फा बीटा गामा पे? ये y की जगह बीटा, x की जगह अल्फा डालना है। जेड तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो डाल देंगे माइनस बीटा बाई अल्फा। थोड़ा आराम आराम से डाल रहे हैं, आप लोग भी समझो। f डैश y बाई एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा बीटा बाई अल्फा प्लस f बीटा बाई अल्फा। चलो एक चीज तो आ गई, जेड एक्स डैश आ गया। अब निकालेंगे जेड वाई डैश। तो जेड इज इक्वल टू है x इंटू एफ वाई बाई एक्स, ये इजी है उससे। अब निकालेंगे जेड वाई डैश। तो बच्चे इस बार मैंने x को कांस्टेंट रखा और डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं एफ वाई बाई एक्स की, प्लस एफ वाई बाई एक्स रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं किसका, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करना है ना, x का प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे प्रोडक्ट रूल लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये चीज़ तो फिर जीरो ही हो जाना है ना। ऐसे भी समझ सकते थे, एक्स को बाहर रखा और खाली इस पे लगा दिया तो भी काम चल जाता। प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो कोई गलत नहीं है, आ तो जाएगा वही। इधर एक्स आ गया, एफ का क्या पहले तो डेरिवेटिव फॉर्म दिखेगा और फिर डेल बाई डेल वाई करेंगे हम वाई बाई एक्स के साथ। तो जेड वाई डैश आ जाएगा एक्स एफ डैश वाई बाई एक्स। वाई के रिस्पेक्ट में करना है बच्चे वाई बाई एक्स का, तो 1 बाई एक्स आ गया कांस्टेंट और y का हो गया 1। ये लो एक्स एक्स कैंसिल, तो जेड वाई डैश आ गया एफ डैश वाई बाई एक्स। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा पे जेड वाई डैश, दिया जाएगा एफ डैश बीटा बाई अल्फा। अब बताओ यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? डिफिकल्ट तो लगेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को पहले से ही मेंटेन करके रखें, बढ़ा करके रखें। जेड एक्स डैश भी आ गया, जेड वाई डैश भी आ गया। यहां तक में बताओ पहले कोई प्रॉब्लम है या नहीं, तब टेंजेंट प्लेन निकालेंगे और आगे का काम करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अब टेंजेंट प्लेन निकालते हैं। नाउ द टेंजेंट प्लेन एट एक्स नॉट वाई नॉट, अरे यार वाई के बाद कॉमा आ गया, वाई नॉट जेड नॉट इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स डैश
x माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई डैश वाई माइनस वाई नॉट। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, z माइनस गामा, क्योंकि पॉइंट हमारा अल्फा बीटा गामा। एफ एक्स डैश क्या है, ये है माइनस बीटा बाई अल्फा, माइनस बीटा बाई अल्फा एफ डैश बीटा बाई अल्फा, एफ डैश बीटा बाई अल्फा प्लस एफ बीटा बाई अल्फा प्लस एफ बीटा बाई अल्फा। ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होगी एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ। पेशेंस रखो, आराम से होगा, सॉल्व होगा। प्लस ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे बड़ा पेशेंस लूज कर देते हैं, और आपको ध्यान रहे ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में। नंबर, ज्यादातर क्वेश्चन में नंबर नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा एल एम एन ए बी सी पी क्यू आर यही सब रहता है, यू वी डब्ल्यू यही सारे लेटर्स रहेंगे। आपको लेटर्स के साथ ही करना है। इससे चेक हो जाता है ना कि किसका कितना कंसंट्रेशन पावर है, किसका एनालिटिकल ब्रेन कितना तेज है। 1 2 3 के साथ तो हर कोई कैलकुलेट करके कर लेगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा को मेंटेन करके लास्ट तक ले जाना, रिजल्ट तक। लास्ट का रिजल्ट भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, तो यहाँ पे ट्रू इंस्पेक्शन हो जाता है ब्रेन का। उन्हें चाहिए, अच्छे ब्रेन चाहिए इकोनर्स के लिए। इकोनर्स सबसे प्रेस्टिजियस कोर्स माना जाता है डीयू का। डीयू का क्या पूरे वर्ल्ड में कोई सुनता है इकोनॉमिस्ट है, रिसर्चर है, बड़ा उसको अलग ही लेवल से देखते हैं। तो और हाईएस्ट पेड जॉब भी इन्हीं सबको मिलता है। तो आप अगर इको ऑनर्स करके एमए इको करके और फिर आप एमबीए करते हो, देखना आपका टैगलाइन कितना ये इम्प्रूव कर जाता है। तो चलो बढ़ते हैं। तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और ये एमएमई 2 आपको पेशेंस रखना तो सिखला देगा। थोड़ा बहुत पेशेंस तो इंक्रीज हुआ होगा खैर एमएमई 1 से, लेकिन एमएमई 2 बिल्कुल आपको स्टेबल बना देगा। और एमएमई 3 तो इतना स्टेबल बना देगा कि 4 सेम से आप खुद ही सीरियस हो जाओगे पढ़ने के लिए। आपको बोलना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए, आप खुद ही पढ़ने लगोगे। चलो यहाँ देखो, एफ वाई डैश की वैल्यू कितनी है, एफ डैश बीटा बाई अल्फा, और वाई माइनस वाई डैश तो वाई माइनस बीटा। इतनी मैंने बात की, और देखो मैंने खुद एक गलती की हुई है, आप लोगों ने मुझे टोका ही नहीं। तो क्यों नहीं बोला फिर, अल्फा होगा, ठीक है। एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की जगह तो हमने अल्फा बीटा गामा ले लिया है इस क्वेश्चन में, तो अब उसी को पुट करेंगे। ये बात हो गई। अब चलो इसको जरा सॉल्व करो। एक बार x के साथ आएगा, फिर एक ऐसे छोड़ दो। अच्छा चलो, इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इट इज द, सॉल्व करके भी तो टेंजेंट प्लेन ही आएगा ना, इसलिए अभी होल्ड करते हैं टेंजेंट प्लेन। अब हमें शो करना है कि ये टेंजेंट प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इस लाइन को दिखलाना है कि ओरिजिन से पास करेगा। तो आप क्या करोगे, x की जगह 0 डालोगे, y की जगह 0 डालोगे, और RHS का 0 से मैच कर जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जो बोल रहे हैं वही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। जहां जहां जो जो वेरिएबल था, आपने 3 और 4 की जगह 0 थोड़ी डाला, आपने किसकी जगह 0 डाला, वेरिएबल की जगह 0 डाला है। हाँ, x और y की जगह 0 डाला है, वो डाल करके और फिर आया वैल्यू, वो RHS से मैच कर गया। तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो लाइन है ना वो किससे पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहां पर क्या करना है कि हमें वेरिएबल की जगह 0 डालना है। वेरिएबल कौन सी है, जेड एक्स वाई, इनकी जगह पे 0 डालना है, ठीक है। इनकी जगह पे 0 डालना है, और अगर LHS और RHS दोनों सेम आ गए तो हम कहेंगे कि हाँ ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। या एक और तरीका है, आप केवल x और y की जगह 0 डालो, और z भी लास्ट में 0 आ जाएगा, तो भी हम कहेंगे कि ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। समझ में आ रही है बात, दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। आप एक ही बार में x y और z सब जगह 0 डाल दो, तो LHS में आएगा माइनस गामा, RHS में सॉल्व करेंगे जो आएगा, फिर दोनों लास्ट में सेम हो जाएंगे, तो भी प्रूव हो जाएगा कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। या फिर आप केवल अभी x और y की जगह पे 0 डालो और z अपने आप 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये ओरिजिन से पास करे। कौन सा करें बताओ, तीनों को 0 डालें या 2 को 0 डाल करके तीसरे को 0 प्रूव करें।
चलो डिमांड आई है कि अब तीनों को जीरो डाल दो, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो लिखेंगे, वेरीफाई कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, वी गेट, तो z इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो LHS में मिलेगा माइनस गामा। अब इधर देखो, बीटा और अल्फा को छेड़छाड़ नहीं करना, वो तो कांस्टेंट है, बीटा बाई अल्फा प्लस f बीटा बाई अल्फा। अब इस पूरे में इधर मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस अल्फा से, इसीलिए मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था कि 0 तो पुट करना ही है, 0 माइनस बीटा। अब थोड़ा सा आपको RHS को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखो ना, दिस इज सिंपली माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो एक अल्फा नीचे, एक माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बीटा f डैश बीटा बाई अल्फा, ठीक है, और फिर माइनस अल्फा इसके साथ लग जाएगा, माइनस अल्फा f बीटा बाई अल्फा, ठीक है, और इधर में क्या है, माइनस बीटा f डैश बीटा बाई अल्फा। लो भाई, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, आया क्या हमारे पास, माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस अल्फा f बीटा बाई अल्फा, माइनस माइनस भी कैंसिल, और ये इम्प्लाइज डेट नहीं दे रहे, ये मेरी पुरानी आदत है, आप लोग ये गलत आदत मत करना, हर जगह इम्प्लाइज डेट लगाना, नहीं तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। इम्प्लाइज डेट नहीं लगाने से पता है, ये तीनों लाइन को वो एक ही सेंटेंस मान लेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक ही मान लेगा, इसलिए वो लगाना है, गामा इज इक्वल टू अल्फा f बीटा बाई अल्फा एंड इट इज ट्रू। क्यों है ट्रू, क्योंकि अगर अल्फा बीटा गामा उस कर्व पे लाई करता है जिस कर्व की इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ वाई बाई एक्स, तो इस पॉइंट पे भी सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे इक्वेशन निकल करके आएगा गामा, z की जगह गामा पुट करेंगे, x की जगह अल्फा, और f बीटा बाई अल्फा। इट इज ट्रू एज अल्फा बीटा गामा lies on the curve, कौन सी कर्व, z इज इक्वल टू एक्स एफ वाई बाई एक्स, सो गामा इज इक्वल टू अल्फा एफ बीटा बाई अल्फा। अब ये अगर कोई चीज LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, हेंस ये तो लॉजिक था ना, किसके लिए, ट्रू कैसे हुआ उसके लिए, बगल में आप ब्रैकेट में लिख दोगे, और इस सेंटेंस से हमें पता चलता है ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, hence the tangent plane passes through the origin, hence the tangent plane passes through origin। समझ में आई बात, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आज का क्लास नंबर क्या था, 4th ना, नेक्स्ट विल बी क्लास 5। अभी पहले लिख लेते हैं क्लास 5 में क्या पढ़ाने वाले हैं, हेसन मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, चैप्टर 15 हेसन मैट्रिक्स पढ़ाएंगे, इसका यूज होता है चैप्टर 18 में, हेसन मैट्रिक्स। हेसन मैट्रिक्स के बाद से सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन, ये पूरा माइक्रो अब चलने लगेगा, सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन, पूरा प्रोडक्शन प्रॉफिट वगैरह सब की बात होगी, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, सारा कुछ होगा इसमें, जो हमने चैप्टर 3 में किया था ना MME 1 में, कौन सा था, पॉलिनोमियल्स में एक मोनोप्ली का एग्जाम्पल कराया था, किसने किसको किसको याद है, चैप्टर 3 का मोनोप्ली का एग्जाम्पल, हाँ, कोकोआ वाला के पहले जो थ्योरेटिकल करवाते हैं हम लोग, पढ़ाते हैं, वो सारी बातें, जब ये होगा नेगेटिव होगा तो शट डाउन पॉइंट होगा, क्योंकि नेगेटिव तो प्रॉफिट हो नहीं सकता, ये सारी बातें जो एक जगह बताते हैं, कोकोआ वाला वही आप सही समझ रहे हो, उसी टाइप का है कुछ यहाँ भी। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो याद दिलाना हम लोगों का काम है, और अगर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 3 का अगर आप कहीं से पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़े तो कोई भी बात नहीं, बिल्कुल आप फ्रेश क्लास 12th करके भी आओगे तो भी हम लोग समझा देंगे, उस लेवल से समझाते हैं। आज बच्चे हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया है, इस क्वेश्चन को जरूर एक बार वीडियो चला करके फिर से रिवाइज करना, चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट अपने आप को समझ रहे हो, लेकिन एक बार और मेरा वीडियो जरूर देखना, ये सिर्फ ये
आज के क्लास में और कुछ मत देखना, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया तो देखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट प्लेन भी इजी था, लेकिन खाली आज के क्लास में लास्ट का ये जो 5-10 मिनट होगा ये जरूर आप देख लेना, वीडियो आगे फॉरवर्ड करके ना, या ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, सेम टू सेम फंक्शन देंगे जरूरी नहीं है, और पासेस थ्रू ओरिजिन ही दे देंगे, कोई और पॉइंट भी दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट खुद से लेना है, उस पर टेंजेंट निकालना है, और फिर जिससे पास करने का प्रूव कराना है उस पॉइंट को डाल करके एलएचएस आरएचएस सेम आना चाहिए। तो बेस यही रहेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देंगे। तो ये था बच्चे आज का क्लास, और नेक्स्ट क्लास तो खैर चैप्टर 15 की जान है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्वेश्चन करेंगे, मेन उसी के लिए पूरा चैप्टर 15 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले हेसन मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, हेसन मैट्रिक्स क्या है, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, सीख लेंगे, छोटा सा 5-10 मिनट लगेगा। उसके बाद से फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें 5 बड़े बड़े क्वेश्चन कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप लोगों को आना, और ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो आज के क्लास में बच्चे बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।